अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री क्लास 9th का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट करनी है। और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम एवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एवेपोरेशन से पहले हमें जिन चीज़ों का पता होना चाहिए वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं कि मैटर, स्टेट ऑफ मैटर and intermolecular force and intermolecular force। ठीक है, अगर स्टेट ऑफ मैटर में देखना है हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, तो स्टेट्स आपको पता है लिक्विड, सॉलिड और गैसेस हैं। अगर मैं आपके सामने गैस का एक कंटेनर ले लूं, ठीक है, ये क्या है, एक कंटेनर जिसके अंदर क्या मौजूद है, गैस है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, ठीक है। अगर मैं लिक्विड के बारे में बनाऊं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज हो, तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैसेस की निस्बत ज़रा एक दूसरे के करीब करीब हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस इसमें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में आपको बहुत सारी स्पेसेस दिख रही हैं। ये हमने गैस का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है और ये लिक्विड का। इसके साथ अब सॉलिड बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखें, वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया, सॉलिड। ये हमारे पास लिक्विड है और ये हमारे पास गैस है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन तीनों स्टेट्स में हमने देखनी है। तो सबसे पहले गैस में देखें, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतनी दूर दूर हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं। क्या होती हैं? नेग्लिजिबल, IMF यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में देखें, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगी। लेकिन गैसेस के मामले में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि सॉलिड के मामले में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़रा कम हैं। अब गैसेस के मॉलिक्यूल देखें, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, कोई एम्प्टी स्पेस आपको मॉलिक्यूल्स के दरमियान नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाई होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और यहाँ पर मॉडरेट होगी। ठीक है, ये हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तीनों स्टेट्स में पढ़ लिया। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट होगा, कैसे इफेक्ट करेगी? अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन जिन स्टेट्स में है, जैसे कि लिक्विड में और सॉलिड में है,
तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट करेगी, बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट करेगी, ठीक है, डेंसिटी पे, एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर देख लेते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है, इन सब पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट होता है। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो लिक्विड देख लें सबसे पहले क्या है। लिक्विड वो मैटर है, ठीक है, जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम, हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और इनका जो डेफिनेट शेप है वो नहीं होगी, डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। यानी लिक्विड जो है इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो ज़रूर है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। तो इसकी शेप क्या होगी, जिस कंटेनर में आप इसे रखेंगे उसकी शेप ये अचीव कर लेगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने पढ़ना है इवेपोरेशन को। किसको पढ़ना है, इवेपोरेशन क्या है। एक लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, या तो आप एनर्जी दे रहे हैं या वो खुद अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो बुखारात की सूरत में उड़ना शुरू हो जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन, यानी द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into gas is called evaporation, ठीक है। एक लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, एवेपोरेशन। इसी का रिवर्स प्रोसेस जो है इज कंडेंसेशन, ठीक है। हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक है एवेपोरेशन और एक है कंडेंसेशन, ठीक है। एवेपोरेशन क्या है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन जो है वो हमारे पास इसी का रिवर्स प्रोसेस है। यानी कंडेंसेशन हमारे पास क्या होगी, द कन्वर्जन ऑफ गैस इन द लिक्विड, ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि एवेपोरेशन बेसिकली हो कैसे रही है। हम एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने लिक्विड ले लिया कोई भी और इसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया। ये ट्रायंगल का साइन हीट के लिए होता है। अब मैंने इस लिक्विड को जब हीट करना शुरू किया तो इसके वेपर्स बनना शुरू हो गए। क्या बनना शुरू हो गए, वेपर्स बनना शुरू हो गए। अब ये वेपर्स कैसे बनेंगे, अब फॉर एग्जांपल सरफेस के ऊपर यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन तमाम में एक ख़ास काइनेटिक एनर्जी होगी
और जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता रहेगा। और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी देखने को मिलेंगी लिक्विड में। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि ये अपने दरमियान इन मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ सरफेस से एस्केप हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और जाते हुए अपने साथ क्या लेके जाएंगे? एनर्जी लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? एक लिक्विड का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ कि एक लिक्विड वाटर है आपके पास, इसको आपने कन्वर्ट करना है गैसियस वाटर में, यानी एवेपोरेट करवाना है, तो उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपको चाहिए 40.7 किलो जॉल पर मोल। यानी अगर आपके पास 1 मोल वाटर है और उस 1 मोल वाटर को आप वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 40.7 किलो जॉल, ठीक है। अब एवेपोरेशन जो है, evaporation occurs at all temperatures. evaporation हर टेम्परेचर पे हो रही है, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट है या उसका बॉइलिंग पॉइंट है, हर टेम्परेचर पे evaporation हो रही होती है। बस फ़र्क इतना है कि लो टेम्परेचर पे एवेपोरेशन कम हो रही होती है और हाई टेम्परेचर पे एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही होती है। यानी एवेपोरेशन डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर ज़्यादा है उतनी ही एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अब एक यहाँ क्वेश्चन आता है पेपर में, एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। अच्छा जी, जस्टिफाई करते हैं इसको कि क्यों एवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों है। अब अगर इसी सिस्टम को हम देखें तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हैं फ्रॉम द सरफेस, यानी वो वेपोराइज हो रहे हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपोराइजेज, लीविंग बिहाइंड द लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। पीछे वो क्या छोड़ देता है? लो एनर्जी वाले काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को पीछे छोड़ देता है और खुद वो क्या हो जाता है? वेपोराइजेज हो जाता है, बुखारात बनकर उड़ जाता है। अब जो पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी सराउंडिंग में से क्या करना शुरू कर देंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अपनी बात करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक एग्जांपल लें, तो जब भी हम नहाकर फ़ैन के नीचे आते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ़ैन के नीचे आते ही वेपराइज हो जाते हैं। जब वो वेपराइज होते हैं तो पीछे जो बच गए वो लो एनर्जी वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे? इर्द गिर्द से आपकी सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपके इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल थी। आगे कुछ फैक्टर्स हैं जो इस पे इफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, एवेपोरेशन। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एवेपोरेशन पे इफेक्ट कर रहे हैं? पहला है सरफेस एरिया। पहला क्या है? अच्छा जी, एवेपोरेशन जो है ना ये सरफेस फिनोमिना है, यानी ये सरफेस पे होता है। जैसे कि ये देखिए वाटर हमने लिया था तो ये इसकी सरफेस पे सारा प्रोसेस हो रहा है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही एवेपोरेशन क्या होगी? ज़्यादा, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एवेपोरेशन इंक्रीजेस।
अच्छा जी, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम घरों में जब चाय पीते हैं तो कप के साथ एक सॉसर भी होता है नीचे, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग उस कप में चाय पीना नहीं पसंद करते, वो सॉसर के ज़रिए चाय पीना पसंद करते हैं। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि सॉसर का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होती है और वो आपके पास जो चाय होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इस वजह से वो यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है कप से, कप का सरफेस एरिया कम है, तो जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ एवेपोरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। इसके बाद अगला जो फैक्टर है जिस पे ये जो इस पे इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। एवेपोरेशन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। हायर द टेम्परेचर, हायर द एवेपोरेशन। ठीक है। अब लास्ट फैक्टर जो इस पे इफेक्ट कर रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस पे कैसे इफेक्ट करती है? अब एक लिक्विड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसमें एवेपोरेशन बहुत कम होगी। क्यों? ज़्यादा एनर्जी लगेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है। तो IMF जितनी ज़्यादा वीक होगी, वीकर द IMF यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ग्रेटर द एवेपोरेशन। ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एवेपोरेशन पे इफेक्ट कर रहे हैं? एक सरफेस एरिया है, एक टेम्परेचर है और तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्टूडेंट्स, आपको अगर आज के टॉपिक में किसी भी चीज़ में कोई मसला हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से समझिएगा। एवेपोरेशन जो है ये हर टेम्परेचर पे हो रही है, इसे आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।